सुप्रभात बच्चों। वितान पूरक पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ जूझ नाम से संकलित है और यह पाठ मराठी भाषा के लेखक आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। तो आनंद यादव जो कि मराठी भाषा में लिखते थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका टाइटल जूझ है और उसी नाम से उसी आत्मकथा में से यह अंश लिया गया है और इसको भी उसी टाइटल से इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। तो जूझ का अर्थ होता है जूझना या संघर्ष करना। तो जूझ का अर्थ क्या हुआ? संघर्ष। तो आनंद यादव ने अपनी पढ़ाई के लिए अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। उसके घर से उसके पिता से पढ़ाई के प्रति कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिल रहा था, तो उसने खुद अपनी माता से इस चीज़ का आग्रह किया था कि माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो माँ बेचारी क्या है, लाचार है, क्योंकि पिता उसकी भी नहीं सुनता है, पिता उसकी माता की बात भी नहीं सुनता है, इसलिए वो भी परेशान है अपने पति से, क्योंकि वो बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तो जूझ जो पाठ है उसी बालक की संघर्ष की कथा और व्यथा है। और इसमें आप देख रहे हो कि एक चित्र दिखाया गया है, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? तो चलिए ठीक, आपने विचार किया होगा, यह एक भैंस है और भैंस के ऊपर वो सफ़ेद खड़िया चौक से एक बालक रस लिख रहा है। यानी जो आनंद यादव थे वो कविताओं में रुचि रखते थे, इसलिए रस शब्द तो केवल प्रतीकात्मक है कि उस बच्चे ने जब उसको कोई सुविधा नहीं मिली तो यदा कदा उसको जब कुछ अवसर मिलता था, कोई कविता या कविता की छोटी सी कोई तुकान थी, पंक्तियाँ लिखने का उसका मन करता था, तो उसके पिताजी ने क्या किया था, उसको भैंसों के साथ कर दिया था कि तू भैंस चरा के लाया कर। तो वो भैंस के ऊपर, काली भैंस के ऊपर ही सफ़ेद खड़िया चौक से कविताएं लिखने लगता था। यानी उसके पास में अपना कोई कागज़ या पेन भी नहीं होता था, भैंस के ऊपर लिख लिख करके उसने याद किया, रट्टा मारा उस कविता का, और फिर बाद में उसने उन कविताओं को, रचनाओं को अपनी पुस्तकों में स्थान दिया। तो किस तरह का उसका संघर्ष है, ये तो आपको एक खाली वानगी दी गई है, बाकी संघर्ष क्या था वो पूरा इस पाठ में आपको बताया जाएगा। अभी शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। तो कहता है बच्चा आनंदा, आनंद यादव का बचपन का नाम आनंदा, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, मन करता था विद्यालय चला जाऊं, पाठशाला चला जाऊं, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि पिताजी की मर्जी के बगैर मैं विद्यालय चला जाता। इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनके सामने ये कह दूं कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। इतना खौफ आनंदा के मन में था अपने पिताजी का कि वो ये कहते भी डरता था। उसको ये एहसास होता था कि यदि मैंने ऐसा कह दिया कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो वो तोड़ देगा मेरी हड्डी पसलियाँ। इसलिए मैं इस ताक में रहता था, कोई दादा को समझा दे। ताक में रहने का मतलब अवसर की तलाश में। मैं इसलिए इस अवसर की तलाश में रहता था कि कोई मेरे पिताजी को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस बात को मैं जानता था कि खेती से ऐसी कमाई नहीं होती कि आप अपना पूरा जीवन यापन कर लोगे, बल्कि खेत में तो जन्म भर यानी जीवन भर जो आदमी काम करता है उसके हाथ भी कुछ नहीं लगता, यानी खेती हमें कुछ नहीं देती, ऐसा मेरा मानना था। तो ये कहाँ लिख रहे हैं? वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जूझ में लिख रहे हैं इस बात को। जो बाबा के समय था, अब बाबा का मतलब यहाँ पे मराठी कल्चर में है, बाबा हो गया ग्रैंडफादर और दादा हो गया फादर। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, यानी जो ग्रैंडफादर के टाइम पे था वो फादर के टाइम पे नहीं रहा। तो खेती हमें कहाँ लेके जा रही है? यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। गड्ढे में मतलब हमारा पतन होता जा रहा है, खेती के साथ साथ नुकसान में हम जा रहे हैं। फिर सोचता है वो लड़का, पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे। यदि मैं पढ़ लिया तो उसका फ़ायदा ये होगा कि नौकरी लग जाएगी, सरकारी नहीं लगेगी, प्राइवेट लग जाएगी,
और जो नौकरी वाले होते हैं उनके पास में तो पैसे रहते ही हैं, किसान के पास पैसा कहाँ बचता है। विठोबा आणना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। नौकरी लग गई तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो विठोबा आणना, जो हमारे वहाँ के उनके गांव के थे उनका उदाहरण देता है, तो विठोबा आणना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा, यानी उस पैसे को हम, बचत के पैसे को बिजनेस में भी लगा सकते हैं। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। बहुत ही विचारशील बच्चा था आनंदा। बचपन में इस तरह के विचार थे कि खेती हमें कुछ नहीं देती है और खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, उससे बढ़िया है थोड़ा पढ़ लिख लो, नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो पैसे सेव होंगे, सेविंग होगी, और सेविंग होगी तो उससे हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसा कि विठोबा अण्णा ने किया है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं बच्चों, गन्ने की अच्छी खासी फसल होती है। 3 राज्य हैं हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहाँ गन्ने की अच्छी खासी फसल होती है। तो दिवाली जैसी बीत जाती है अक्टूबर में, तो उसके बाद में गन्ना तैयार ही होता है। उस समय दिवाली के बाद में उस समय अपने पर्सनल व्यक्तिगत कोल्हू होते थे हर किसान के। तो उस समय क्या था, मिल वगैरह शायद नहीं थी चीनी बनाने वाली, केवल गुड़ बनाने वाले कोल्हू होते थे, और वो भी कोई कोल्हू कोई साझे का नहीं होता था, बल्कि हर आदमी का अपना कोल्हू होता था, और अपने गन्ने की फसल से हर किसान गेहूँ वो गुड़ बना के बेचता था। कोल्हू ज़रा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। दादा का ये मानना था, लेखक के पिता का ये मानना था कि अगर थोड़ा जल्दी कोल्हू स्टार्ट कर दें तो गन्ने की जो कीमत है वो थोड़ी अच्छी मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। तो बच्चा उस बात से इत्तेफाक रखता है, समर्थन करता है, कहता हाँ ये बात तो दादा की ठीक थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते, उसने लॉजिक दिया, तर्क दिया कि ऐसा क्यों था। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते, यदि हम दूसरों के साथ में लेट शुरू करेंगे कोल्हू तो सबके साथ में कंपटीशन हो जाएगा। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती, गुड़ बहुत ज़्यादा आ जाता, यानी सप्लाई ज़्यादा हो जाती डिमांड से भी, और भाव नीचे उतर जाता। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती थी तो रेट नीचे आ जाना होता है, यही बाजार का नियम है। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, तो उस समय बाजार में क्योंकि बहुत सारे कोल्हुओं का गुड़ आ जाता था, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, यानी क्वालिटी में उच्च अच्छा गुड़ आ जाता था बाजार में बहुत ज़्यादा। और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता, और जो थर्ड क्लास गुड़ था जैसा कि हम बनाते थे अपने खेतों में, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे, दूसरे किसानों का कुछ और विचार था, कुछ और तरीके से सोचते थे। उनका मत था कि यदि ईख को कुछ और दिन के लिए खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता है। तो कुछ किसान ऐसा भी सोचते थे कि यदि गन्ने को जल्दी ना डाला जाए बल्कि थोड़ी प्रतीक्षा की जाए तो गन्ने में पानी की मात्रा कम और चीनी की यानी क्रिस्टल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ये बेटा फैक्ट है ये चीज़, अगर आप में से किसी के यहाँ खेती होती होगी तो ये चीज़ बिल्कुल तथ्यात्मक है, बिल्कुल ये जांची परखी है। मैं क्योंकि खुद एक किसान हूँ तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो गन्ने को यदि कुछ दिन के लिए खेत में और खड़ा रखा जाए तो रिकवरी रेट जो होता है क्रिस्टल का, गुड़ का, वो ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलता है, इसलिए रिकवरी रेट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है गुड़ की। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जो मेरे दादा थे, पिताजी थे, उनका मानना था कि भाई ज़्यादा मात्रा का क्या करेंगे, मार्केट में गुड़ का रेट ज़्यादा मिलना चाहिए, भले ही वो कम निकला हो, रिकवरी रेट भले ही कम रही हो, लेकिन रेट तो ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए पूरे गांव में सबसे पहले हमारा ही कोल्हू चलता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और इसी वजह से हमारा कोल्हू सबसे पहले गांव में शुरू हो गया और हम उससे जल्दी निपट गए। फटाफट हमने गुड़ बनाया, बेचा और काम खत्म, आगे के काम में लग गए। और खेती तो क्योंकि साल भर का शिगुफा होता है, चलता ही रहता है, इसलिए हमने अगली काम शुरू कर दी, अगली फसल की। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, सर्दियों के दिन थे, धूप अच्छी लगती है, तो परिवार के सभी सदस्य धूप में लेटे थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। माँ क्या कर रही थी उसमें, गाय भैंस के गोबर से क्या बना रही थी, कंडे। कंडे क्या होते हैं, गोसे, उपले। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। लड़का क्या कर रहा था, मदद कर रहा था अपनी माँ की। अभी चित्र दिखाऊंगा आपको। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे हम दोनों
ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। क्योंकि उस समय माँ पिताजी नहीं थे, मैं और माँ ही थे, तो हम दोनों के बीच में आपस में बात हो रही थी और मुझे लगा कि यह सही अवसर है, सही समय है, क्यों ना मैं माँ के सामने अपनी पढ़ाई की बात शुरू कर दूँ। तो वो अपनी माता के सामने अपनी पढ़ाई की बात शुरू कर देता है। तो ये चित्र आप देखो कि माँ कंडे थाप रही है, वो देखो कंडे कहाँ थाप रही है, ज़मीन पे नहीं, दीवार के ऊपर। तो गाँव में जगह की कमी के कारण लोग क्या करते थे, मकानों की दीवार पे इस काम को प्राचीन काल में कर दिया करते थे। और बच्चा आप देख रहे हो कि वो पानी की बाल्टी ला करके माता की मदद कर रहा है, ये गोबर का ढेर लगा हुआ है आदि। तो माँ के सामने जब उसने कहा कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी बात पिताजी सुनते नहीं, आप ही कह दो। तो माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूँ, भाई मेरे बस की तो बात है नहीं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहिला सुअर की तरह गुर्राता है। तो तेरा बाप है ना, अगर मैं तेरे पढ़ने का जिक्र करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि बेटे मैंने ना किया हो जिक्र मैंने किया है, लेकिन जब भी पढ़ाई की बात करती हूँ तो तेरा बाप ऐसे गुर्राता है मेरे ऊपर जैसे कि सुअर हो, वो भी कैसा, बरहेला, जंगली, तुझे मालूम है। और माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था, इसलिए माँ जो एग्जाम्पल देती थी जंगली सुअर का ही देती थी, क्योंकि जंगली सुअर से बड़ी डरती थी। तो लड़का कहता है अब मड़ा के सभी काम बीत गए हैं। मड़ा मतलब खेती, मराठी का ये शब्द है, और इसमें जो अक्षर दिखाया गया है ये 8 जो लेटा हुआ 8 है, ये लय ना होकर के ळय होता है। ळय जो वर्णमाला में है, मराठी वर्णमाला में एक शब्द अक्षर है। अब मड़ा के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। माँ खेत का जो सारा काम था सब तो करवा दिया मैंने, मदद की है पापा की, अब काम ही क्या बचा है। इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। दत्ताजी राव सरकार उस गांव के एक प्रभावशाली आदमी हैं जिनके यहाँ उसका दादा काम किया करता था। तो कहता है कि उनको अगर आप कह दोगे और वो पापा जी को कह देंगे तो ऐसी बात नहीं, पापा जी उसकी बात मानेंगे जरूर। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, दत्ताजी राव के यहाँ। मैं चलूँगा तेरे साथ, मैं साथ चलूँगा माँ। तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, दत्ताजी राव को बता दे मेरी पढ़ाई के बारे में, जो बहुत ज़रूरी। देख माँ मैं तो पढ़ूंगा, मेरा काम नहीं चलता बिना पढ़े। तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। और दत्ताजी राव बड़े समझदार आदमी हैं, माँ तू जाके उनसे बात कर और वो दादाजी को ठीक से समझा देंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।